Hello students, today we'll do our science third chapter, metals and non-metals part 2. In this part we'll study how do metals react with solutions of other metal salts. अभी हमने रिएक्शंस देखे थे मेटल के विद डिफरेंट, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट कैसे करता है. नाउ विल स्टडी कि ये दूसरे मेटल के सॉल्ट्स हैं उनके साथ कैसे रिएक्ट करेगा. तो एक्टिविटी 3.12 हम देखेंगे. पहले 3.12 में 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली हैं. एक में हमने कॉपर वायर को हैंग किया हुआ है, दूसरे में आयरन नेल को हैंग किया है विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड. ओके, और उसकी कॉर्क को हमने क्लोज कर दिया है. इसमें डाला है कॉपर वाले में हमने डाला है कॉपर वायर, जहाँ पे है उस टेस्ट ट्यूब में है आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, और जहाँ पे आयरन नेल डाला है वहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है. तो क्या होता है, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल ऑब्जर्व कि जो आयरन नेल है, आयरन नेल वाला जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ना, वो तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो कॉपर वायर है और आयरन सल्फेट का जिसमें सॉल्यूशन है, wait a minute, what we'll see कि we have seen in the previous section that all metals are not equally reactive. हाँ, तो सारे metals equally reactive नहीं होते हैं, कुछ metals ज़्यादा reactive होते हैं, कुछ कम reactive होते हैं. So as iron is more reactive than copper, देखो नीचे रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, तो इन दिस वी कैन अंडरस्टैंड कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, और एक कॉपर की लेयर इसके ऊपर आयरन नेल के ऊपर जम जाएगी. लेकिन बिकॉज जो दूसरा सॉल्यूशन हमने लिया है, दूसरी टेस्ट ट्यूब ली है, उसमें हमने लिया है कॉपर वायर और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन. तो कॉपर, इसमें आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर वायर जो यहाँ पे रिएक्ट नहीं करेगा और यहाँ पे कोई चेंज हमको देखने नहीं मिलेगा. फर्स्ट केस में तो हमें चेंज मिलेगा, बट सेकेंड केस में हमें कोई चेंज नहीं दिखेगा. Displacement reaction will take place, but all metal do not react with these reagents. क्योंकि इनकी हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि अगर हमारा जो आयरन है, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें से वो कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है. जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो वाला मेटल रिप्लेस कर देता है. डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी है, तो वहाँ पे जो रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेता है, और मेटल की लेयर हमें दूसरे आयरन नेल पे मिल जाती है. कॉपर की लेयर इज ऑन वी फाउंड ऑन द डिपोजिशन ऑफ कॉपर लेयर ऑन द आयरन नेल. सो दिस इज़ हाउ दीज मेटल्स रिएक्ट. जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट विल नॉट हैपन. नाउ रिएक्टिविटी सीरीज़ टेबल 3.2 में जो रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है, ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है, क्योंकि ये सब एलिमेंट्स का रिएक्टिविटी सीरीज सेम रहता है. जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे आपको पता है पोटेशियम हुआ, सोडियम है, तो दीज आर वेरी रिएक्टिव, है ना. और लेकिन ये दोनों तो एक्सेप्शनली रिएक्टिव हैं. ये तो हर चीज़ के साथ वैसे ही एयर में ही बर्न हो जाते हैं. दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव. बट इन केस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ये वाले मेटल्स आपको लर्न करने होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा एलिमेंट कौन सा दूसरे को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा, रिएक्शन कैसे होगी. सो दिस इज़ अबाउट दिस रिएक्टिविटी सीरीज़. अब ये रिएक्टिविटी सीरीज़ को लर्न करने के लिए आप को अलग अलग तरीके होते हैं. एज इट इज़ भी लर्न कर सकते हो. क्या ऐड 10 एलिमेंट्स का तो लिस्ट है, बट अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे स्लैंग्स मिल जाएंगे, जिसको आप इजीली लर्न करके इसको लर्न कर सकते हो. जैसे एक स्लैंग है केदारनाथ का माली, आलू ज़ारा फीके पकता नहीं, कट हरी आएगा और पीटेगा. दिस इज़ स्लैंग जो कि ये आपको मिल जाएगा, और आप इसको अगर आप इस तरह से डायरेक्टली केमिकल्स को, डायरेक्टली एलिमेंट्स को लर्न नहीं कर पाते हो, तो इस तरह से आप स्लैंग की हेल्प से लर्न कर सकते हो. लेकिन ये लर्न करना इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको आगे के रिएक्शंस रिएक्टिविटी सीरीज से समझ में आते हैं. हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. अब मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं. In the above activities, you have seen the reaction of metal with a number of reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall
दैट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कोई भी मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या होता है किसी के भी साथ। अभी तक हमने रिएक्शंस देखे एसिड के साथ, वाटर के साथ, तो ये रिएक्ट एयर के साथ, तो ये रिएक्ट क्यों करते हैं, इस चीज़ का एंड ये वो रीज़न होता है बिकॉज इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे, कोई भी एलिमेंट है, जैसे देखो ये दिया हुआ है नोबल गैस, नोबल गैस एलिमेंट्स इनके आउटर मोस्ट जो शेल्स होते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल्स क्या होते हैं, KLMN, ये आउटर मोस्ट शेल होते हैं। अब इनके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, एटॉमिक नंबर के हिसाब से KLMN शेल्स फिल होते हैं। तो जब लास्ट शेल कम्प्लीटली फिल हो जाता है तो ये नोबल गैसेस होते हैं, जिसमें कोई भी वैलेंसी नहीं होती है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। बट मेटल्स में क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स इनकम्प्लीट होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट होता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते हैं, इसीलिए वो रिएक्ट करते हैं। अब जैसे सोडियम है, इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है बस, इसलिए वो तुरंत रिएक्ट कर जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत वो गिव अप कर देता है, इसलिए ये वेरी रिएक्टिव है। सिमिलरली पोटेशियम, जैसे हमने पढ़ा सोडियम पोटेशियम फर्स्ट नंबर पे आते हैं इन रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम फर्स्ट नंबर पे आते हैं, सेकंड है सोडियम, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 है। अब 1 होने की वजह से तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और एयर के साथ या वाटर के साथ या किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। अब जैसे फिर उसके बाद मैग्नीशियम हुआ एंड कैल्शियम हुआ, फिर कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम थर्ड और फोर्थ नंबर पे आते हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 2 नंबर्स हैं, और 2 होने की वजह से क्या होता है, ये भी इजीली रिएक्ट कर लेते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव। उसके बाद आता है जब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो ये गिव अप कर देते हैं, ये 3 एल्युमिनियम गिव अप कर देता है 3 इलेक्ट्रॉन, और उसकी वैलेंसी हो जाती है 3। तो जो हम नंबर लगाते हैं ना कि जैसे NaCl, तो सोडियम एक ही है, Na एक ही है और Cl एक ही है, तो Na एक क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि उसमें एक की वैलेंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेता है Cl से। ये हम आगे और क्लियर करेंगे, नीचे एग्जाम्पल है NaCl का, हम वो देखते हैं। तो नॉन मेटल्स भी इसी तरह से रिएक्ट करते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंसी होती है, मीन्स वो कंबाइन कर सकते हैं, वो ऐड कर लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल नॉट लूज 5 इलेक्ट्रॉन्स बट दे विल गेन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, दे विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू 8। अगेन 6 है तो इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 7 है तो इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कवर इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। तो जैसे अब नीचे देखो एग्जांपल दिया है फिगर 3.5 में, तो सोडियम कैटायन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इसलिए 1 की वैलेंसी है इसके पास, और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गया, इसलिए प्रोटॉन्स का नंबर, पॉजिटिव नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं एक सोडियम के एटम में, तो उसका एक अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी प्रोटॉन का नंबर है वहाँ पे तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया वो, तो इसलिए उसको पॉजिटिव चार्ज से शो किया जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जो कि नेगेटिवली चार्ज था। फिर जब ये सोडियम का कैटायन है, इसकी वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको निकल चुका है, उसको हम Cl आयन से, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 की कमी है ना, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो Na और Cl दोनों कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म कर लेते हैं NaCl। Na 1 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ओके, दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, तो दोनों की वैलेंसीज कंप्लीट हो जाती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है Mg में, मैग्नीशियम में देखो पीछे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं Mg के, 2 हैं, दिख रहे हैं आपको, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से हम इसको लिखते हैं, Mg को ऐसे लिखते हैं 282, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो ये गिव अप कर देता है और कंबाइन कर लेता है दूसरे किसी एलिमेंट से। यहाँ पे क्लोराइड के साथ कर रहा है, तो क्लोराइड में तो एक के पास तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी है, 8 से ज़्यादा तो आउटर मोस्ट शेल में लेगा नहीं, वो ले नहीं सकता है, इसलिए 2 क्लोरीन एटम चाहिए हमें, एक Mg एक Cl को देता है, दूसरे Cl को देता है, और ये कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना लेते हैं MgCl2। इस तरह से केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर
वैलेंसीज, ठीक है। और ये आयोनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड्स बनते हैं दीज आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन आयन के कैटायन है, एनायन है, इनके ट्रांसफ़र से बन रहा है, इनके शेयरिंग से बन रहा है, इसलिए ये बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड्स और इनको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। नाउ विल स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका फिजिकल नेचर कैसा होता है? वो सॉलिड्स होते हैं और थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। तो जैसे नमक होता है, सॉल्ट तो आपने देखा है, तो सॉल्ट को हम जैसे तोड़ते हैं तो ब्रिटल हो जाता है, उसका चूरा चूरा हो जाता है। तो व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड इट ब्रेक्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आयनिक हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बिकॉज अगेन द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिटवीन देम, सो वी नीड considerable amount of energy is required to break down these strong interionic attraction. Now solubility, electrovalent compounds are generally soluble in water. Electrovalent compounds soluble होते हैं. Insoluble solvents such as kerosene and petrol are the examples of insoluble solvents. Conduction of electricity. The conduction of electricity through the solution involves the movement of charged particles. A solution of ionic compound in water contain ions which move to the opposite electrodes. मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब ये वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। जब वाटर में डिज़ोल्व नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी उनके आयंस ही फ्री नहीं है, तो वो कैसे कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी? मूवमेंट, क्योंकि इनका रिजिड स्ट्रक्चर होता है, सॉलिड्स का रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मूवमेंट ऑफ आयंस पॉसिबल नहीं होता, इसलिए सॉलिड स्टेट में तो ये कंडक्ट नहीं करते हैं, बट इन लिक्विड स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इट इज़ पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू द हीट. बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी भी तो अप्लाई करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तभी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है. दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. नाउ अकरेंस ऑफ, बाहर से मतलब वही जो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी सेल्स लगा देंगे तो भी हो जाएगा वो. बेसिकली इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. नाउ ऑकरेंस ऑफ मेटल्स. ऑकरेंस ऑफ मेटल्स और उसका एक्सट्रैक्शन. तो हमारे अर्थ क्रस्ट में बहुत सारे मेटल्स अवेलेबल होते हैं, है ना. सी वाटर ऑल्सो कंटेन मेटल्स इन द सॉल्युबल फॉर्म, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा. द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स. अब इन मिनरल्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में फ्रीली ऑकर करते हैं, उनको हम कहते हैं मिनरल्स. At some places minerals contain a very high percentage of particular metal and the metal can be profitably extracted from it are called the ores. तो metals and non-metals के ये ores रहते हैं. इसको आपको ores is very important, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. Extraction of metals. So extraction of metal. अब हमें पता चल गया ओर्स क्या होते हैं. ओर्स वो मेटल्स क्या होता है? एज इट इज़ तो मिलते नहीं हमको अर्थ में कि प्योर फॉर्म में मिलेंगे, उससे कुछ तो उसमें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, उनको हटा के हम जो अपना मेटल उससे निकाल के हम अपना मेटल ऑब्टेन करते हैं, दैट इज़. और जो कंपाउंड रहता है जिसमें 2-3 मिक्स रहते हैं मेटल्स, उसको ओर कहते हैं. और हम इनको अर्थ क्रस्ट में से, क्योंकि फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं ना, इसलिए हम उनको फ्रीली ऑब्टेन करने के लिए हमें उसको एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करनी पड़ती है. सम आर फाउंड इन देयर कंपाउंड्स, है ना, कुछ कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं. द मेटल्स दैट एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव. अब देखो रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, ये जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं ना, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, तो उसके वो नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, यानी वो एज इट इज़ हमें नेचर में मिलते हैं. अब जो इलेक्ट्रोलिसिस से जो ऊपर वाले मेटल्स आप देख रहे हो, ये इलेक्ट्रोलिसिस से हम इनका एक्सट्रैक्शन करते हैं. और जो बीच वाले मेटल्स हैं, रिडक्शन यूजिंग कार्बन के यूज़ से हम इनका रिडक्शन करते हैं. अब देखो मेटल का ओर्स का ये एक चार्ट वापस से दिया हुआ है. जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है, मतलब जो मेन ओर रहता है, उसको कैसे अलग किया जाता है. तो उसमें 3 टाइप के डिफरेंस होते हैं. मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी हो गया, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी. तो जो हाई रिएक्टिव है उनको इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑफ मोल्टन ओर हम प्योर मेटल ले लेते हैं.
अब मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है तो कार्बोनेट ओर के साथ या सल्फाइड ओर के साथ कंबाइन करके कैल्सिनेशन करते हैं या रोस्टिंग करते हैं। कैल्सिनेशन एज अ हीटिंग प्रोसेस होता है, रोस्टिंग इज ऑल्सो हीटिंग प्रोसेस, वो हम पढ़ेंगे आगे कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है। फिर ऑक्साइड ऑफ ओर मिल जाता है, इसके बाद रिडक्शन करते हैं मेटल, रिडक्शन इन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल हो जाता है, यहाँ पे हमें प्योर मेटल ऑब्टेन कर लेते हैं। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सल्फाइड ओर्स होते हैं, तो सल्फाइड ओर के फॉर्म में होता है तो डायरेक्ट रोस्टिंग करके मेटल को ऑब्टेन करते हैं और रिफाइन कर लेते हैं। ऐसे ही एनरिचमेंट ऑफ ओर्स है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।